हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलिंग डे होता है, आप ही की बात सुनी जाती है। बस शहबाज शरीफ साहब क्योंकि आज फड़े गए हैं और उनको नैब ने साफ़ पानी में बुलाकर और खब्बी दिखा कर सज्जी जो मारी है, साफ पानी में बुला के गदले पानी में गिरफ्तार कर ये चीज यार, तो वो उसकी अभी नैब की चार्जशीट आई है जिसकी कॉपी डॉन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। क्या बात है डॉन न्यूज़ की। हाँ, बताओ। सलाम डॉन न्यूज़। तो उन्होंने हुआ ये है, उसमें ये लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले जो है आशियाना प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने MS लतीफ़ चौधरी लतीफ़ एंड सन्स उनको दिया गया, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इल्लीगली यानी गैर कानूनी तौर पर कैंसिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि चौधरी लतीफ़ एंड सन्स वही कंपनी है जो अब खैबर पख्तूनख्वा में BRT बना रही है, जिसकी कॉस्ट ज़ाहिर है आपको पता है 49 बिलियन से होके अब 69 बिलियन पे आ चुकी है, 41 बिलियन से होके। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लॉफुल था और ये कैंसिल नहीं हो सकता था, फ़ाइन ओके। उन्होंने कहा जी फिर CM पंजाब ने कहा कि आशियाना प्रोजेक्ट जो है वो LDA को दे दिया जाए। अच्छा जी, ये वो कह रहे हैं ये भी नहीं हो सकता था, और इसमें आहत चीमा का नाम आता है कि आहत चीमा ने जो है रिश्वत ली सारे प्रोजेक्ट में। अब और उसके बाद आगे ये कहा गया कि जी उसके बाद उन्होंने LDA को भी कहा कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो कर लें, तो वो भी मुमकिन नहीं हुआ। और इवेंचुअली फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है फिर दिया गया MS बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी, जो कि प्रॉक्सी फर्म थी पैरागॉन सिटी वालों की, जिसमें साद रफ़ीक एंड ब्रदर्स जो हैं वो भी आते हैं, और उनको भी नैब बुला चुकी है। तो उसमें ये किया गया कि ये इसमें जो है स्टेट लैंड जो है प्रोजेक्ट ये था कि 2.5 अरब की ज़मीन लेकर के उस पर कुछ 6400 के करीब अपार्टमेंट्स बनाने थे लो कास्ट गरीबों के लिए, और पंजाब हुकूमत की स्कीम थी। ज़ाहिर है बड़े इश्तिहारात भी चले, सारा कुछ हुआ, लेकिन इवेंचुअली कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो बन नहीं सकी, वो लैंड एक्वायर नहीं हो सकी। कुछ बनी, बहुत थोड़ी सी बनी, लेकिन वो पूरी तरह लैंड एक्वायर नहीं हुई। उसके बाद जो है वो शायद प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रह गया। तो अब जो कहा यह जा रहा है कि ये जो है शुरू में आपको जब स्टोरी चली तो आपको पता है कि अरबों रुपए इसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई वो करके, तो एक इमेजिनरी फिगर ज़रूर है। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस है ये, लेकिन अभी तक इस क्योंकि नैब की प्रेस रिलीज में कोई किसी भी किस्म की रकम का जिक्र नहीं है। वाहिद सिर्फ जो जिक्र है वो ये है कि आहत चीमा साहब ने ग्रेटिफिकेशन के लिए जो है ना, मतलब उन्होंने वो रिश्वत के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट आगे दिया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिया। तो अब इनको जो पकड़ा गया है शहबाज शरीफ साहब को, वो पकड़ा गया है कि जनाब आपने गैर कानूनी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसके आप मजाज नहीं थे। तो ये है नैब की प्रेस रिलीज। तो अब ये क्या पॉसिबल है कि मैं तुम्हें अपने यहाँ बुलाऊं गधे की चोरी की तफ्तीश के लिए, और जब तुम पहुंचो तो तुम्हें कहूँ कि जी घोड़े की चोरी में आपके सर अंदर किया जा रहा है? आई गेस करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और क्या पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। हाँ, वो तो मतलब ये भी हो सकता है कि आपने कुर्सी जिस कुर्सी पे बैठे थे ये आपने जो है ना, मतलब मुझे क्या पता, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जुमे का दिन थोड़ा भारी है शरीफ खान। हाँ, शरीफ खानदान के लिए भारी है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब का भी इस पे बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी वार्न किया कि जनाब फिर आपकी बारी आएगी तो आप भी तैयार रहिएगा। ये हर हुकूमत करती है, और ये मेरे ख्याल में हमने इसे जब से हम साफ कर रहे हैं टाइम हो गया तब से यही देखते हैं। क्या उनकी बात सुन ले बिल्कुल यार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी जदी साहब, थैंक यू सो मच कि 2 माह के बाद आपका नंबर मिला सर। जी जदी साहब, मैं एक UBI का पेंशनर हूँ। जी सर। उस सिलसिले में मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज अगर आप मुजाहिद अथॉरिटी तक पहुँचा दें और हमारी हेल्प करें। बताइए। मैं पैरालाइज्ड फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अच्छा। उसके अलावा मैं प्रोस्टेट का भी मरीज हूँ। ओके। प्लस आजकल कुछ डिप्रेशन है, तो आज ही डॉक्टर के पास में गया था। अच्छा। मेरी महीने की जो दुआ आती है वो आती है कुछ 10,000 रुपए की। अब जदीद साहब जो हमें पेंशन मिल रही वो पहले थी 5,250 जी, और अब जो 10% बढ़ाई है विच कम्स टू अबाउट 500 रुपीज।
जी जी, ठीक है। तो इसमें अच्छा, दवाओं के अलावा इंसान को जिंदा रहने के लिए छोटी मोटी और भी जरूरियात होती हैं। जी बिल्कुल। उसके लिए ज़ाहिर है थोड़े से पैसों की भी जरूरत होती है। सही। अब इस उम्र में किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। सही कह रहे हैं। मैंने 20-22 साल काम किया, आई वाज जनरल मैनेजर इन जैपनीज कंपनी। ओके। तो अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन अब इस वक्त मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। मैंने अर्ज किया आपसे कि हम पहला इस लास्ट 10 ईयर्स, तो हम लोगों की पेंशन कम से कम 10,000 तो होनी चाहिए जल्दी साहब। बिल्कुल होनी चाहिए सर। अब मैं इसको खुशखबरी तो नहीं कहूँगा, ना ही मैं कहूँगा कि इससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखें, लेकिन अभी आपने बात की तो मैं अभी सर्च कर रहा था। तकरीबन 4 घंटे पहले शरीन मज़ारी साहिबा, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने जवाब दिया था एक ट्वीट का। मरियाना बाबर जो हैं, जो न्यूज़ की वेरी ओल्ड एंड रिनाउंड जर्नलिस्ट, और उन्होंने यही बात की थी कि जी ये EOBI का क्या मसला चल रहा है। तो शरीन मज़ारी साहिबा ने कहा था कि जी ये बिल्कुल यकीनन ये बहुत पथेटिक है जिस तरह EOBI करता है, और उन्होंने ये भी कहा कि EOBI ने अब विधवाओं को पेंशन देना, बेवाओं को रोक दिया है। इट इज़ ट्रूली ब्रूटल एंड वी विल हैव टू रेक्टिफाई द सिचुएशन व्हिच हैज़ बीन प्रिवेलिंग फॉर टू लॉन्ग। उन्होंने ये भी कहा है कि EOBI का ऑडिट करना लाजमी है, और कह रही है कि 1 दिहाई से ये ऑडिट हुआ ही नहीं है। सो आई डोंट नो कि अब इसके साथ आप बहुत ज्यादा अपना इस चीज का फौरी मसला हल नहीं हो रहा। हाँ, फौरन मसला तो बिल्कुल हल नहीं हो रहा, लेकिन कम अज कम वफाकी काबीना में से किसी ने इसके ऊपर आवाज तो उठाई है। अब इस आवाज के साथ कोई अमल भी होगा, वो एक अलग बात। ये ना हो कि ऑडिट के चक्कर में ये वो जो मिल रही है वो भी रोक दें। यार कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं पता। तो एनीवे पॉइंट इज कि ये कमेंट आया है। बात है कि पेंशन का तो एक बड़ा बेसिक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए किसी मुहज़्ज़म माशरे में, कि जो मिनिमम वेज है उसके साथ कम से कम उसके बराबर पेंशन हो, वहां से शुरू हो पेंशन। कम से कम कहाँ शुरू हो, मतलब ये बॉटम लाइन हो उसकी। आजकल 15,000 है ना मिनिमम मेरा ख्याल, तो कम से कम पेंशन 18,000 चलो 18,000 से शुरू होनी चाहिए, वो बेस होना चाहिए। लेकिन बहुत से माशरों में। मोहम्मद अमीन साहब हैं उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई। अल्लाह का शुक्र। मैंने पिछली हुई सब्जी में तो शायद बात नहीं हो सकी। जी सर। ठीक है, तो ये है कि डान न्यूज़ तो स्टिल हम यूट्यूब पे ही देखते हैं जी एज यूजुअल, और ये रिमाइंडर तो मैं देता रहूंगा। हमारे घरों में भी हम यूट्यूब पर ही देखते हैं आजकल। कुछ ऐसा मसला आपको पता चल रहा है। जी जाहिर सी बात है। वो फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक जो शेर है ना कि निसार में तेरी गलियों के अर्ज़े वतन, जी, तो वो जो चली है रस्म की बजाय ना, वो अब ये शेर सूटेबल रह के चली आ रही है रस्म के, कोई ना सर उठा के चले। लेकिन यहाँ तो जो सर झुका के चलते हैं वो भी सर दिए जाते हैं। सर अब इससे और ज्यादा झुकाएंगे तो हम तो जमीन पे लेटे हुए होंगे। सही बात है। बिल्कुल यही हाल है। ठीक है, मैं हम अगर बी फेयरली हम फर्ज करें, अगर मान भी लेते हैं कि ये पॉलिटिकल जो ये सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं है, शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनता है, चले मान लिया, बनता है, बना लिया, लेकिन सर क्या ज़िमनी इलेक्शन से पहले ठीक है उनका गिरफ्तार करना जरूरी था? और दूसरे नंबर पे उसने इत्तफाक तीनों ठीक है, और बाकी तीनों सूबों में सर नैब क्या कर रहा है? देखिए नैब की स्पेशलिटी ये है कि वो एक वक्त में एक ही सूबे को टारगेट करता है और एक ही पार्टी को टारगेट करता है। ये तो क्रेडिट देना चाहिए कि इतनी फोकस्ड अप्रोच है। पिछली आपने देखा पिछली हुकूमत में पीपल्स पार्टी को उन्होंने टारगेट किया। दूसरी बात ये कि 70 साल आप लोग चीखते रहे साहब पंजाब क्या लाडला है, अब जब पंजाब पे फोकस किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकते। लेकिन ये एक बात वैसे है कि ये हुस्न इत्तफाक है आपके ख्याल में कि इंतखाबात से पहले जैसे नवाज शरीफ का जो है एवन फील्ड का फैसला मोहम्मद बशीर साहब जज साहब ने जो कर दिया था, हालांकि वो बाद में जो 2 रेफरेंसेस वो भी हो सकता था, तो वो भी इत्तेफाक था कि 25 जुलाई से पहले जो है 1 हफ्ते पहले और ये पहले इत्तेफाक नाम की भी एक फाउंडरी है। जी, तो आप देखिए इंसाफ तो ये नहीं देखता ना कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, उस सालगिरह आ रही है, क्या हो रहा है, शादी हो रही है, नहीं यार क्या कैसी बातें कर रहे हैं। मजीद क्या कुछ नहीं, मैं ख्याल इस पे मजीद नेक्स्ट कॉलर यहाँ तो इंसाफ अभी हुआ, ये तो केस अदालत। आप अगले कॉलर नजीबुर रहमान साहब अगले कॉलर के साथ इंसाफ। जी नजीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर मुबशर ज़ैदी साहब को तो पहले खुसूसी सलाम इसलिए करूंगा कि ये पिछले दिनों इस्लामाबाद थे। जी सर, बहुत शुक्रिया। और मैं भी इस्लामाबाद में था, बड़ा आपका राब्ता करने की कोशिश की, पर आप हमारे हाथ नहीं आए। ये कैसे? असल में मैं ये कि उन दिनों मैं भी इस्लामाबाद था अपने केस के सिलसिले में, वही पेंशनरों के, जी, पर वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब आपके तवज्जुह से एक और नया मेगा करप्शन बताना चाह रहा हूँ। बताइए। कि हमारे पूरे पाकिस्तान में पीटीसीएल की डिस्पेंसरियां होती हैं, उधर डॉक्टर बैठते हैं, अगर कोई ज्यादा बीमार हो तो उसको रेफर कर देते हैं, मतलब जो हमारे पैनल पे हॉस्पिटल होते हैं। अब वहाँ प्रोफेसर हजरात जो देखते हैं तो देख के वो जो दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, हम वो आते हैं वापस, बोले जी ये तो दवाई है ही नहीं। उसकी जगह वो इन्होंने एक बना रखा है, एक वही मैं आपको आखिर में कह रहा हूँ कि पीटी बोर्ड के वो चेयरमैन जो मदर शाह वो और हमारे जीएम मेडिकल कहलाता है डॉक्टर शफीक जी, इन्होंने एक मिली भगत से जो है ना 2 नंबर पूरे पाकिस्तान की डिस्पेंसरी में दवाइयाँ रख रखी है। और आज मैं चीफ जस्टिस साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो हर अस्पतालों में छापे मारते हैं, और ये पीटीसीएल की डिस्पेंसरियों पे भी मार के छापे। आप कह रहे हैं जाली दवाएं हैं पीटीसीएल की डिस्पेंसरियों में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जाली दवाइयाँ, 2 नंबर दवाइयाँ डॉक्टर 2 नंबर से क्या मुराद है? 2 नंबर ये कि डॉक्टर ने लिख के दी कि ये दवाई आप इस्तेमाल करें। अब हम उनके पास जाते, बोले जी ये दवाई नहीं है, इसकी जगह ये इस्तेमाल करें। तो 2 नंबर कैसे हो गई? नहीं वो आई थिंक 2 नंबर नहीं, ये मेरा ख्याल है कि मैं सही समझता हूँ, जो कहने का इनका मकसद है कि जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वहाँ पर नहीं होती, वो उनको कुछ और खिला देते हैं और वो कहीं और लगा। 2 नंबर में इन लोगों ने गलत, मतलब कि शायद 2nd टियर की दवाई, मुझे ये समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं बिल्कुल इस पे लेकिन शॉर्ट वही होता होगा, लेकिन उसकी सस्ती ऐसा कुछ आई होप के शॉर्टेज ना हो सरकारी अस्पताल में होती है। नहीं वो नहीं है, लेकिन मसला तो समझ आ गया। इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम राहत साहब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई। वसदुल्लाह खान साहब और मुबशर ज़ैदी साहब, आप तीनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो का इस्लामाबाद से। अच्छा फरमाइए सर। सर मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि मेरे जरिए आपको और तमाम मेरे दोस्तों को जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए मारें खाई हैं और अपने आप को खराब किया है, आज ज़ियाउल हक के साथ, यानी कि उसकी जो पार्टी है नवाज शरीफ साहब, उसके साथ पीपल्स पार्टी साहब हमारी हेलाक कर रही है। हम लोगों के मुंह पे इन्होंने ऐसा जूता मारा है, खुदा की कसम, जो 4 लोग हमारे साथ चलने वाले थे वो भी हमें छोड़ गए कि जाओ यार तुम तो नवाज शरीफ के साथी हो, जाओ यार तुमने तो उसके साथ तावन किया हुआ है, यार हम लोग किधर जाएं। मेरी यहाँ से मीडिया के जरिए खासकर खोड़ो साहब हमारे जो है ना, ये निसार खोड़ो को भी बता दें जाके कराची में कि हम लोगों को टक्के का नहीं छोड़ा, खुदा की कसम हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। आप इस तरह करें, इजाजुल हक को बुलाएं, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल और सदर इस्लामाबाद का बना दें। यही वो भी आपकी पूरी बात सुनते हुए ब्रेक का टाइम आ गया है, लेकिन आपका मैसेज मैं डिलीवर कर दूंगा सर। नहीं, और दूसरा अगर कातिल लीग के साथ मिल सकते हैं वो ये इजाजुल हक मतलब काफी नाराज हैं भाई हमारे। हाँ चलिए जनाब एक ब्रेक लें। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। शब्बीर हुसैन साहब हैं कराची से। जी शब्बीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सबसे पहले तो आप तीनों दोस्तों को सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मुश्किलों से कॉल लगी है 6 महीने के बाद। 6 महीने से सोचते रहते हैं आपकी कॉल लगे तो सोचने के बाद आज आपने मिला लिया तो मिल गई। आज मिल गया है, आज मिल गई है, लेकिन 6 महीने की लंबी चौड़ी बड़ी सुना दे वो निकल जाते, सुना दे सर। बहरहाल मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो थोड़ी मुतवज्जो कराना चाहता हूँ। ये अपने यूट्यूब पे एक साहब हैं, अपने असरुल इस्लाम सैयद साहब, शायद सुनाओ आपने नाम? सुनाओ नहीं सर, लेकिन फरमाइए। उनके नाम की एक पार्टी भी यहाँ रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में है। अच्छा। अपने जन्नत पाकिस्तान पार्टी के नाम से। जन्नत पाकिस्तान पार्टी, यार ये मैंने सुना है जन्नत पाकिस्तान पार्टी। हाँ ठीक है, तो वो क्या कहते हैं यूट्यूब पे, उस पर भी थोड़ी तवज्जो आवाम आप लोग जो अपने प्रोग्राम दे के देखें कि क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ है। और लोग वो हमारे उलमा हजरात जो है वो चीखते रहते हैं ना, कादियानी कादियानी कादियानी। कादियानी के नाम से शायद यहाँ कोई पार्टी बन नहीं सकती।
इनको भी जरा सुन के देख लें कि इनके नाम की पार्टी रजिस्टर्ड है हुकूमत पाकिस्तान में, तो ये क्या कहते हैं। तो आप ये पार्टी बंद तो नहीं करवाने के चक्कर में? नहीं पार्टी बंद नहीं लेकिन सुन के जरा चले सुन लेंगे, बिल्कुल 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 सुन लेंगे। थैंक यू फॉर योर सजेशन। मोहम्मद वकास साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम वकास। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर मैं मोहम्मद वकास बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी सर जी मैं एक छोटी से आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब पहली बार वजीर आजम के हलफ उठाने के बाद जब उन्होंने खिताब किया था तो आप बिलीव करेंगे मैं उनके इतना बड़ा फैन हो गया था, जबकि मैं स्टार से पीएम में लाने का था। अच्छा। लेकिन अब जो नेक्स्ट उसके बाद आप देख रहे हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई, अमीर वो कहते हैं कि हमने अमीर लोगों पर ये चार्ज लगाए हैं। एक अब अमीर लोगों के ऊपर ये कुछ महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक सर्फ का पैकेट 10 रुपए की बजाय 15 का हो जाता है, तो अमीर इंसान के लिए 10 रुपए की चीज 15 रुपए में खरीदना कोई वजूहत नहीं रखती। लेकिन एक गरीब आदमी जो सारा दिन में मेहनत मजदूरी करके 500 रुपया घर कमाता है और उसके 10 रुपए सिर्फ महंगाई की वजह से एक्स्ट्रा किसी जगह पर खर्च हो जाए, जैसे कि अब गैस हमारी बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गया है। हमें इस चीज का बहुत अफसोस हुआ है इनके इन रवैयों से। लास्ट में ये आपने ये भी नोट किया होगा कि पेट्रोल, लास्ट टाइम मैंने खबर सुनी है टीवी पर न्यूज चल रही थी कि अवाम के लिए खुशखबरी, मैं तो वो खुशखबरी सुनने के लिए कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही। अगर ये कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही तो ये खुशखबरी है, जबकि कम करने में तो पता नहीं फिर ये हमारे ऊपर क्या करेंगे। जी तो रिक्वेस्ट यही है कि इमरान खान साहब से आप डायरेक्टली हमारी ये पहुंचाएं, बिल्कुल कम से कम गरीब आवाम का ख्याल करें और गरीबों की। ठीक है बिल्कुल। और बदकिस्मती से सर पेट्रोल की तो अभी मजीद ऊपर जाएगा। ये भी तैयार रख लो, क्योंकि अगर 100 तक गई डॉलर बैरल तो जो यहाँ पर असर पड़ेगा उसके बारे में कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। ब्रेक ले लेते हैं एक छोटी सी। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं खालिद चौधरी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। हेलो चौधरी साहब। तुम्हारी चौधरी साहब को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई यार। देखो आलिया अहमद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। जी ये तो चौधरी साहब है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल आ रही है सर। देखो तुमने बोला तो सुन भी लिया। हाँ जी सर। अच्छा 2-3 बातें सर मैं बताएं बिस्मिल्लाह पेश करना चाह रहा हूँ। जरूर। और अगर उस पर आप एग्री करते हो साथ साथ मुझे यस करते रहिएगा प्लीज। ठीक है। एक तो ये लाहौर वगैरह में और पंजाब में जो गैर कानूनी तामीरात गिराने का सिलसिला शुरू किया है ये गवर्नमेंट ने जी, तो वो तो चले गिरा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ फीस देकर जांच छुड़ाना चाह रहे हैं कुछ हाई लेवल के बंदे, तो उसका क्या है वो बात समझ में आया आपको? तो जब आप नाम नहीं तो हमें कैसे समझ आएगा यार? आप बनी गालक है तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे होंगे, और इमरान खान के घर की तो आपने बिल्कुल बात की ही नहीं होगी ना। हो रही हैं, मुझे भी डर लगता है, बच्चों वाला आदमी। तो मेरा यस और नो कैसे करेंगे? आपने भी कोई गैर कानूनी तामीरात तो नहीं किए? जी सर। तो फिर यस और नो कैसे? इसमें यस और नो तो हम नहीं कह सकते ना सर। जब आप नाम ही नहीं ले रहे। चलें जी, फिर मैं समझ गया हूँ आपकी खामोशी। दूसरा ये है नहीं, खामोशी तो आपकी है भाई। नहीं गलतफहमी में खामोशी तो आपकी, आप नाम ही नहीं ले रहे। आप हमें बता ही नहीं रहे कि बात क्या है, तो हमसे ना कैसे करेंगे यार? और इमरान खान ले लेता हूँ तो ले लो ना यार। फीस लेकर ही जांच छुड़ा रहे हैं, वो गरीब और अमीर का फर्क तो फिर आ गया ना सामने सर। पहले तो फीस लेके भी जान नहीं छुड़ा सकता था प्राइम मिनिस्टर, जो हाजिर सर्विस होता था। तो कम से कम वालों को भी सर कह देना सर, वो वजीर आजम उनको कहे, उन्हें कहे वजीर आजम। चले भाई लाहौर वालों की जान छोड़ दे, लाहौर वालों की जान छोड़ने पैसे लेके। जी आलिया अहमद साहिबा हैं, आगे इनकी लाहौर से थी। बहुत शुक्रिया। अच्छा बस खत्म हो गया। सेकंड भी थी उनकी, वैसे कोई बात थी तो सही। चलो खैर जी। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। आलिया अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी बताइए। मेरा बहुत बहुत सलाम आप सबको। वालेकुम सलाम। मैं 2 इश्यूज के ऊपर बात करना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। एक तो ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है जी, इसके ऊपर रिजर्वेशन जो हमारी हैं, इन्होंने आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू से दिस, बट अगर आपने सिर्फ एक सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस को टारगेट किया है
तो व्हाई नॉट द एंटायर गवर्नमेंट सर्वेंट, बाकी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं आपकी उनके बहुत बड़े कैंप्स हैं, दे हैव ह्यूज फैसिलिटीज, उनको क्यों नहीं किया? ये सिर्फ एक सिविल सर्वेंट को या एक डीएमजी को या पुलिस को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एक दूसरा, ये इनके प्राइम मिनिस्टर हाउसेज, जो गवर्नर हाउसेज उन्होंने कन्वर्ट कर दिए हैं, और आपने देखा ही है उनका हाल क्या होता है संडे को। तो वो इज इट फीजिबल? ये दिस इज ऑल स्टेट प्रॉपर्टी, और ये सालों से, सेंचुरीज से ये पुरानी कई जगह, बिल्कुल। तो इट्स इज इट रियली देयर प्रोगेटिव? ठीक है, हो रहा है ऐसे? ठीक है, दिस इज ठीक है। अच्छा, पहली आपकी बात है तो बिल्कुल होना चाहिए क्रॉस द बोर्ड, ही ऑस्टेरिटी ड्राइव होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ऑस्टेरिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, जो भी चीज़ है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। जहाँ तक ये गवर्नर हाउस वाली बात है तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा इनसे कि वो जो बात करी थी ना, जो हाल होता है, मतलब आपने भी पिक्चर देखी है कि कचरा लोग फेंक देते हैं। अब सिर्फ क्योंकि लोग घन करते हैं इसकी वजह से आप एक जगह को बंद ना करें, कुछ फैसिलिटीज लगाएं और लोगों पर को पेनलाइज करें ना कि यार जो आपका कचरा है वो आप कचरे के ढेर में फेंकें। संडे को पब्लिक के लिए दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में ये तो बड़ी बात नहीं है, ये तो शुरू का वो होता है ना कि आपने इजाज़त दे दी, सारा कुछ कर दिया, नाउ व्हाट, नाउ यू हैव टू, आपने उसमें क्या बनाना है? जैसे कराची के बारे में उन्होंने कहा कि हम म्यूजियम बनाएंगे, इनिशियली आपको पता है, इनको अंदाजा नहीं है कि म्यूजियम बनाना नस्लों का खेल है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जी कल वो मैंने परसों से म्यूजियम बना, वो भाई को बुलाए, भाई ने बड़े म्यूजियम बनाए। ये ज़ेबुलसा स्ट्रीट से जो ना वो बुत लेके पॉइंट है, जो भी करना है, आई डोंट थिंक कोई हार्म नहीं है अगर संडे को पब्लिक को खोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, हुक्म। सर, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले 29 जून को कॉल की थी जी, वो निगरान का दौर था। आज मैं तीसरी मरतबा कॉल कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, तो इमरान का दौर है। जी सर। तो सर जी, वो हमारा तो रोना वही है कि जो 99 में हमारे साथ जुल्म हुआ था पेंशन के बारे में, हमारी पेंशन के फार्मूले को कम कर दिया। दूसरा जुल्म ये देखे कि जी सर, जब हमने 2010 में केस किया तो साथ ही बैंक ने हमारी सालाना इंक्रीमेंट रोक दी सर, जी बिल्कुल, जो आज तक तकरीबन रोकी हुई है सर उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने अभी 20-22 दिन पहले एक बयान दिया था कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो केसेस के जो है वो उनको 1 साल में फैसला कर दे, और खास तौर पर विडोज के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब से कहिए कि ये हमारी विडोज का फैसला तो हो चुका है 25 सितंबर 2017 को। 9 साल हमने कानूनी जंग लड़ी है, और बैंक ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की है, और उसके बाद हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही मूव की हुई है, हमने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी दी हुई है। ये 2017 के बाद का वाकया है अपना 25 सितंबर 2017 के बाद का। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सर आप हमें बताएं, अभी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मीरपुर और मंडी बहाउद्दीन से मेरे 9 पेंशनर फोर्ट हो चुके हैं। अब बाकी दूसरे इजला है कि पाकिस्तान के 1 है, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हाल है। तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अब हम क्या करें, कहाँ जाएं सर? आप अब इसके बारे में कुछ हमारे लिए कह सकते हैं इमरान खान साहब से कि खुदा के बंदे, हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे, ना डोनेशन, ना चैरिटी, ना कोई खैरात मांग रहे, ना कोई ज़कात मांग रहे, हम तो अपना हक मांग रहे जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे दिया। पाकिस्तान के 6 जजेस और 3 सुपीरियर कोर्ट्स ने हमारे अपने फैसले कर दिए, बिल्कुल, और इसके बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा सलीम भाई देखें, अब तो आपने खुद क्योंकि मूव कर दिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन, तो जाहिर है इमरान खान साहब चीफ जस्टिस साहब से कह के वो तो नहीं लगवा सकते, वो तो चीफ साहब का अपना प्रीरोगेटिव होगा। हम आपके लिए दुआई कर सकते हैं और चीफ साहब से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो इस पिटीशन को जो है वो पहले लगाएं, क्योंकि जाहिर है पेंशनर्स का एक बहुत बड़ा मसला है, और जिस तरह आजकल चीफ जस्टिस साहब ऐसे नोटिस भी ले रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्हें इसका फ़ैसला भी करना चाहिए, और इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। मोहसिन अब्बास हैं इस्लामाबाद। हुसैन अब्बास में जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई है, और तो जनाब ये पेंशनर्स का मसला बहरहाल देखिए, अब ये तो एक ह्यूमन राइट्स इशू बन गया है यार, फ्रैंकली स्पीकिंग। कोर्ट की भी जजमेंट आई हुई है, उस पर भी अमल नहीं हो रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होती है, क्या करें। अच्छा, मोहसिन अब्बास साहब वापस आ गए। मोहसिन अब्बास, हुसैन अब्बास, सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। सर मेरा नाम हुसन अब्बास है जी सर। और मैं सिंध के छोटे शहर मोरो से मेरा ताल्लुक है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। जी जी। मेरी गुजारिश ये है कि सिंध के अंदर डिस्ट्रिक्ट छट्टा और सिजावल में तकरीबन 92% इंडस डेल्टा मुकम्मल तौर बर्बाद हो चुका है। जी बिल्कुल तबाह हो चुका है। थर के अंदर 2500 बच्चे भूख के सबब मर चुके हैं। जी। मैं यूं समझता हूं, मुझे डर है कि जैसे 4-5 करोड़ सिंधियों की इज्तिमाई नस्ल कुशी हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बर्बाद होने जा रहा हूं, मेरी नस्लें बर्बाद होने जा रही हैं। चीफ जस्टिस साहब बिज़द हैं कि हम डैम बनाएंगे, हम कह रहे हैं कि 100 डैम बनाओ, लेकिन पहले हमें पानी तो दो। हमें तो पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे जानवर भूख प्यास मर रहे हैं। तो भाई वो तो डैम बनाने का मकसद ही ये है कि पानी इकट्ठा हो और पानी आप तक पहुंचे। इंडस डेल्टा के बारे में वसत को खासी मालूम नहीं। देखिए ये भी एक अच्छा वसत आप ब्रेक के बाद में चले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ऑलराइट। वेलकम बैक। वक्फे से पहले इस्लामाबाद से हमारे कॉलर थे हुसन अब्बास। उन्होंने ये मसला उठाया कि इंडस डेल्टा जो है वो 92% नाकारा हो गया है और जो डैम आप बखुशी बनाएं, लेकिन खुदा के वास्ते पहले पीने का पानी तो दें। बात उनकी दुरुस्त है। जो अब तक की जो प्रोजेक्शंस हैं, अब जो रबी सीजन शुरू हो रहा है तो कहा यह जा रहा है कि 50% पानी अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि 50% का मतलब है कि अगर उसमें से 25% भी पीने का पानी है तो बाकी 25% ज़राअत के लिए भी जाएगा। उसमें से भी अगर आप तकरीबन 1/4 निकाल दें जो ज़ाया चला जाता है तो सूरत हाल गंभीर है। पानी नहीं है, डैम भले बना लें लेकिन पानी नहीं है। दोनों अलग अलग मसले हैं। डैम कैसे बनाने चाहिए थे? अब तो गलती हो गई। होना ये चाहिए था कि 61 में एक मास्टर प्लान बना था, स्कर्दू कटजरा डैम बिल्कुल ऊपर, ठीक। वो अगर बन जाता तो वहाँ सिल्ट रुक जाती। अगर सिल्ट रुक जाती तो उसके बाद भाषा बनाते तो वहाँ कम सिल्ट आती। उसके बाद तरबेला बनाते और कम आती। उसके बाद काला बाग बनाते, अगर पानी बचता तो सिल्ट का मसला हल हो सकता था। लेकिन हमने उल्टी गंगा बहाई, पहले तरबेला बनाया बिल्कुल मिड स्ट्रीम में, जो सारी की सारी सिल्ट आके वहाँ जमा हो गई। अब सिर्फ 40% गुंजाइश है उस पर। अब हम ऊपर बना रहे हैं भाषा डैम। वो सिल्ट जो है वो भाषा डैम को ले लेगी। जो ऊपर सरचश्मा था कटजरा डैम, जो कि 12 से 14 हज़ार मेगावाट बिजली की गुंजाइश उसमें है, दे सकता है। इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो है 4-4.5 हज़ार मेगावाट के हैं। तो इस तरफ नहीं गया, लेकिन अब टाइम निकल चुका है। अब मसला ये है कि नई थ्योरी ये है कि जो दरियाई पानी है ऑलरेडी 50% है, तो पहले पीने की ज़रूरियात, आप इंसानी ज़रूरियात पूरी करें। फसलों के लिए जो पानी है वो रिसाइकल्ड पानी भी इस्तेमाल हो सकता है और बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ कई हैं इरिगेशन की वो इस्तेमाल हो सकती हैं। अब जो क्राइसिस आ रहा है खुदा ना खास्ता पीने के पानी का क्राइसिस जो है, और टेल एंड पे जो है अच्छा डेल्टा का ये जो इशू है कि जी डेल्टा पानी समुद्र में जो जा रहा है ज़ाया हो रहा है, ये जो है इससे ज़्यादा बड़ी जहालत की बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि डेल्टा से जब पानी गुजरता है और समंदर में जाता है तो वो समंदर को परे रखता है। द मोमेंट डेल्टा खुश्क होता है समंदर ग्रेविटी की वजह से चढ़ना शुरू हो जाता है। 90s में मैंने BBC के लिए एक वाटर सीरीज़ की थी। खारो छांड जो तहसील है ठट्ठा की, वो तकरीबन उस ज़माने तक 1/4 समंदर कतर के ले गया था और समंदर हर साल जो है वो तकरीबन 4 लाख एकड़ ज़मीन जो है अपने साथ ले जाता है, सिर्फ इस वजह से कि डेल्टा में पानी नहीं होता। और समंदर उस ज़माने इतना चढ़ गया था कि कोटरी से ज़रा पहले तक मैं पानी चखता जा रहा था और वो खा रहा था। जी, ये जो है ना यार, इस पर हमें एक तफसीली बात करनी होगी, क्योंकि ये जो मिथ है ना यार, और खासतौर पे पंजाब में तो हर दूसरा बंदा यही कहता है, जी आपके पास पानी आते आप समुद्र में जाया कर देते हैं। और यार नहीं, डेल्टा मर रहा है। इससे बड़ा मिथ हो ही नहीं सकता। और यार ये ऐसा नहीं है क्योंकि रोड पे चलता हुआ बंदा बोल रहा है। हाईली एजुकेटेड पीपल बिलीव दिस एंड इट इज नॉनसेंस। जहालत का लफ्ज इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया। और पहले ये कोटा रखा गया था 91 तक थे
10 मिलियन एकड़ फिट पानी जो है वो सिर्फ इसलिए छोड़ा जाएगा कि वो डेल्टा से। अच्छा, मरीन लाइफ की तो बात ही ना करें ना, वो तो एक अलग पहलू है, लेकिन ये बहुत लंबी बात, बिल्कुल बिल्कुल इस पर हमें बात करनी चाहिए। ये फजूल नहीं है, ये आप नहीं छोड़ेंगे तो वो समुद्र चढ़ाएगा, ऊपर बात हुई। मुस्तफ़ा निज़ामानी साहब है मातली से। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है सर। हुक्म। तो मेरे लिए बहुत ऑनर है कि मैं मुस्तफ़ा साहब, मुबशिर साहब और ज़रार साहब से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। हेलो। सर ये है कि मेरी तो मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप, मेरा इतना गंभीर मसला नहीं है जी जी, वो सिर्फ ये है कि आपके प्रोग्राम पर एक ही प्रोग्राम है ये जो थोड़ा कह लें कि सेंसिबल प्रोग्राम है, मतलब मैं जो जितने प्रोग्राम मैं देखता हूँ, आपकी मेहरबानी, तो इसका आप दोहराने का बढ़ा नहीं सकते? ये 1 घंटा तो लोग घटाने के चक्कर में हैं, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बड़ी मोहब्बत है वैसे आपकी। क्या बात की है, दिल रख लिया भाई, दिल रख लिया भाई, उसी पे सबर। बहरहाल आप ही लोगों की वजह से हम बिल्कुल नहीं, बहुत मेहरबानी और आपकी सजेशन सराखों पर। आज के लिए अब मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।